साल 1910, ब्रिटिश राज का दौर। महाराष्ट्र की उन गहरी भीगी घाटियों में बसा एक गांव, जहां समंदर की नमकीन हवा नारियल के पत्तों से टकराकर ऐसी आवाज निकालती थी जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को नोच रहा हो। सावन की वो रात, जब बारिश आसमान से धरती को फाड़कर सदियों पुराने पाप बाहर निकालना चाहती थी। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे कोई विशालकाय राक्षस जमीन पर पांव पटक रहा हो, और बिजली की कौंध में हवेली का साया और भी खौफनाक लग रहा था। हर तरफ एक घिनौनी गंध फैली थी, गीली मिट्टी, सड़े कटहल, पुराने तेल के दिए और सड़ती हुई लाशों की, जो हवेली के तहखाने में दफन थी, मगर उनकी रूहें अभी भी भटक रही थीं। गांव के छोर पर खड़ा था राउतांसा वाड़ा। काले पत्थरों से बनी वो हवेली किसी इमारत जैसी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसे लगती थी जैसे कोई दैत्य घुटनों के बल बैठा हो और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसके विशाल दरवाजे पर लगे लोहे के कड़े ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ रखा हो ताकि वो बाहर न निकल सके। उसकी टूटी खिड़कियां आंखों जैसी थीं, जो हर गुजरते आदमी को घूरती रहती थी। उन खिड़कियों के पीछे से कभी कभी कोई साया गुजरता हुआ दिखाई देता था, या फिर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती थी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। और उसकी दीवारों पर बहता बरसाती पानी दूर से खून जैसा दिखता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रूहों का बसेरा है, तो कुछ कहते थे कि वहां कोई प्राचीन अभिशाप लगा हुआ है। लेकिन सच तो यह था कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से परे था, कुछ ऐसा जो सिर्फ अंधेरे में ही जिंदा रहता था। अंदर एक धुंधली लालटेन कांप रही थी। उसकी पीली लौ बार बार बुझने को होती, जैसे कमरे में कुछ ऐसा मौजूद हो जिसे रोशनी पसंद नहीं थी। चारपाई पर पड़ा था बूढ़ा गंगाधर राउत। सांसें टूट रही थी, छाती ऐसे उठ गिर रही थी जैसे भीतर कोई कैद जानवर बाहर निकलना चाहता हो। विनायक, उसका बेटा, उसके पास बैठा था। जब उसने बाप का हाथ पकड़ा तो उसे लगा उसने इंसान का हाथ नहीं, बर्फ में दबी 100 साल पुरानी लकड़ी पकड़ ली हो। गंगाधर ने अचानक उसकी कलाई जकड़ ली। उसकी आंखें खुली। सफेद हिस्सों पर नीली नसें रेंग रही थीं। मुंह से लार टपक रही थी जिसमें मिट्टी के कण चिपके थे। वो विनायक को अपनी तरफ खींचता है और गले के भीतर से टूटी आवाज निकलती है, विन्या, त्या कोठाराची चावी ती किल्ली नाही रे, नरकाचं दार आहे ते। विनायक कांप उठा। गंगाधर फिर बोला, आपल्या वाड्यात सोनं नाही मिळत, तिथं हस्तरची लाड गळते, ती भुकेली आहे। तू तिथे गेला तर तुझं मांस सडेल, पण जीव भिंती तडकून राहील कायमचा। इतना कहते ही उसके शरीर में भयानक झटका आया। रीढ़ टूटने जैसी आवाज गूंजी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसी पल छत से एक बूंद विनायक के गाल पर गिरी। वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा, लाल, गर्म तरल था। विनायक ने ऊपर देखा, छत पर कोई नहीं था, फिर भी बूंदें गिर रही थीं। सुबह होते ही घर में मातम था, लेकिन विनायक के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, कोठार, सोना, विरासत। गांव वाले कहते थे राउत परिवार अचानक अमीर हुआ था। हर पीढ़ी में कोई एक आदमी अचानक गायब होता और घर में सोना बढ़ जाता। आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। गरीबी सवालों को मार देती है। रात गहरी हुई, सब सो गए। विनायक ने दीवार के कोने से पीतल की पुरानी चाबी निकाली। वो इतनी ठंडी थी
जैसे किसी कटी उंगली को छू लिया हो। वाड़े के पिछवाड़े एक बंद हिस्सा था जहां कभी कोई नहीं जाता था। विनायक ने लकड़ी हटाई, नीचे पत्थर की सीढ़ियां खुली। लालटेन लेकर वो उतरा। हर सीढ़ी पर पानी था, लेकिन पानी में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। दीवारों पर मिट्टी से बने हाथ उभरे हुए थे। जैसे ही वो गुजरा, वे हाथ हिलने लगे। कुछ ने उसके कपड़े पकड़े, कुछ ने पैर छुए। वो डर कर नीचे भागा। अंत में एक लोहे का दरवाजा था। उस पर सिंदूर से बनी आकृति चमक रही थी। फूला पेट, लंबे हाथ, खुला मुंह और खाली आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो चित्र नहीं, दरवाजे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। विनायक की नजर दूर पड़े एक पुराने मटके पर पड़ी। उस पर सिंदूर और राख जमी थी और अंधेरे में वो अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। विनायक के मन में लालच कौंधा। उसे लगा इसी मटके में सोना छिपा हो सकता है। विनायक ने कांपते हाथ से मटका छुआ। तुरंत लालटेन बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी उंगलियां भी नहीं दिखी। फिर आवाज आई, खर, झप झप। मटके में दरार पड़ी। भीतर से पहले एक हाथ निकला, हड्डियों का ढांचा जिस पर सूखी काली चमड़ी लटक रही थी। फिर दूसरा हाथ, फिर सिर और फिर वो हस्तर। न इंसान, न भूत, न जानवर, वो सिर्फ भूख था। उसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे जिनसे कीचड़ टपक रहा था। जबड़ा टेढ़ा था। दांत नहीं थे, सिर्फ सोने की मोहरें जड़ी थी। उसने हवा सूंघी और फुसफुसाया, रक्त, ताजा रक्त, 100 वर्षाची तहान। विनायक भागने लगा, पर उसके पैर जमीन में धंस गए। फर्श अब पत्थर नहीं था, वो गलते मांस का दलदल बन चुका था। दीवारों से चेहरे निकलने लगे, रोते हुए, सड़े हुए, पत्थर बने हुए। उसने अपने दादा को देखा, फिर परदादा को, फिर ऐसे चेहरे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। सभी एक साथ बुदबुदाए, ये विन्या, घाबरू नकोस, इथे खूप जागा आहे, आम्ही सगळे इथे जाऊ, तू पण ये। हस्तर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने विनायक की गर्दन छुई। जहां उंगलियां लगी वहां मांस राख बनकर गिरने लगा। विनायक चीखा, मगर आवाज बाहर नहीं आई। उसका शरीर दीवार में धंसने लगा। हड्डियां पत्थर बन रही थीं, त्वचा चूने में बदल रही थी, आंखें खुली रह गईं। मरना आसान था, ये उससे भी बदतर था। वो जिंदा रहते हुए वाड़े की दीवार बन रहा था। अंतिम क्षण में हस्तर ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक चमकती सोने की मोहर थी जिस पर ताजा खून लगा था। बारिश रुक चुकी थी, पक्षी फिर चहकने लगे। विनायक की पत्नी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। आंगन में उनका 5 साल का बेटा कीचड़ में खेल रहा था। उसे कुछ चमकता दिखा। उसने उठाया, एक भारी पुरानी सोने की मोहर। वो खिलखिलाकर हंसा। मां दौड़ी। मोहर देखकर उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे लगा विनायक गरीबी मिटाकर गया है। उसे क्या पता था, वो मोहर विनायक की एक आंख थी जो सोने में बदल चुकी थी। नीचे अंधेरे कोठार में दीवार पर अब एक नया चेहरा था, विनायक का। आंखें पत्थर की थीं, लेकिन उनसे अब भी आंसू बह रहे थे। वो ऊपर अपने बेटे को देख रहा था और इंतजार कर रहा था अगले सालों का, जब उसका बेटा बड़ा होगा और वही चाबी दोबारा उठाएगा।
कोंकण की पुरानी कहावत है, पाऊस जितका जुना असतो शाप त्याहून खोल असतो आणि हस्तरची भूक ती कधीच मिटत नहीं। बारिश जितनी पुरानी होती है श्राप उससे भी गहरा होता है और हस्तर की भूख वो कभी नहीं मिटती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे अगली भयानक कहानी के साथ।